नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। आप लोगों की काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि 143 और धारा 80 वाली ज़मीन अगर हुई है, धारा 80 या 143, तो वो कैसे आप पता लगा सकते हैं ऑनलाइन। कैसे आप ढूंढेंगे कि इस ज़मीन का 143 हुआ है या नहीं हुआ है। उस ज़मीन का 143 ऑनलाइन निकालने के लिए या धारा 80 का आदेश ऑनलाइन निकालने के लिए आपको क्या करना है और कैसे निकालना है, इस पर मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में स्किप कर करके अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए। और लोग अक्सर ऐसा करते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं और कमेंट में पूछते हैं सर ये कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आपको जानकारी ही ना मिले, आप जानकार भी बने। आपको भी मेरी तरह पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें और वीडियो में दी गई जानकारी का पूरा लाभ उठाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 चीज़ें बताने वाला हूं कि अगर ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है। वरासत आपकी ऑनलाइन चढ़ी है या नहीं चढ़ी है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। और धारा 80 का अगर एप्लीकेशन पड़ा है या धारा 80 हो चुका है तो वह खतौनी में है, दर्ज है या नहीं है, और आपको निकालना है तो वो आप कैसे आदेश निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि यह आपको कैसे पता करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। ऐसे ही आपको भी गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। अगर आपके पास PC लैपटॉप है तो उसमें कर लेना है, या फिर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं आसानी से। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है भूलेख टाइप करेंगे। भूलेख खोलने के बाद में आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। जिस भी ज़िले का आपका मामला है आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। मैं लखनऊ सेलेक्ट करूँगा। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में सारी तहसीलें आपके सामने आ जाएंगी, जैसे यहाँ पर बक्सी तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, लखनऊ और सरोजनी नगर है। तो मुझे लखनऊ का देखना है तो मैं लखनऊ ओपन करूँगा। फिर यहाँ पर आपको कोई भी एक गाँव सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गाँव हो, जिस गाँव की ज़मीन हो, जो आपको पता करना हो वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने एक गांव सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं अब आपको खसरा नंबर या गाटा नंबर की हिसाब से सर्च करना सिखाऊंगा। बाकी आप खसरा नंबर, गाटा संख्या अगर आपके पास है उससे सर्च कर सकते हैं। दूसरा खाता संख्या के द्वारा, और तीसरा खातेदार के नाम के द्वारा, और चौथा आप नामांतरण की तिथि, जो दिनांक है कि किस डेट को बैनामा हुआ है या किस डेट को दाखिल खारिज हुआ है, उससे भी आप यहाँ पता लगा सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है वर्तमान फसली वर्ष। अगर जल्दी का मामला है तो आप वर्तमान फसली वर्ष पर क्लिक करेंगे। अगर पीछे का मामला है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो दूसरा फसली वर्ष दिया हुआ है। तो फसली वर्ष क्या होता है और कितने दिन का होता है, इसका क्या सिस्टम होता है, अगर आपको ये जानना है, इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा। तो अभी मैं वर्तमान फसली वर्ष सेलेक्ट करता हूँ। एक खाता नंबर मैंने डाल दिया है, यहाँ पर एक खाता नंबर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में खोजे पर टैप करेंगे, फिर यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी और इसके बाद में आपको यहाँ क्लिक करके उदाहरण देखें। मैं हिंदी में बता रहा हूँ जिसमें सभी लोगों को जानकारी हो जाए, और हिंदी में बात करना और काम करना मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं ज़्यादा हिंदी ही यूज करता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप इसी तरीके से इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हिंदी में काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं हिंदी करता हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अपनी मातृभाषा में ही आपको खुश रहना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बाकी अंग्रेज़ तो यहाँ बहुत दिन तक थे। तो ये देखिए, ये एक खतौनी खुल गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसान के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर ये आदेश एक चढ़ा हुआ है, जो शायद किसी नाबालिग का आदेश है, किसी की मृत्यु हो गई, उसके नाम पर वरासत दर्ज हुई है। तो ये मैं आपको पूरा नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये निजी मामला किसी का है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ब्लर करके रखता हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, जैसे ये खतौनी खुल गई है, खतौनी खुलने के बाद में आपको यहाँ खसरा नंबर जो रेड कलर का दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो नया पेज ओपन हो जाने के बाद में पहला वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है भूखंड घाटे की ई कोर्ट में स्थिति, अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो आपको ये वहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर जैसे ये एकदम साफ मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये अपने काम का है, इसको मैं जल्दी से खोल के आपको दिखा देता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक तीसरा पेज खुलेगा। यहाँ पर इस
जो गाटा संख्या है, जो खसरा संख्या है, जो गाटा संख्या है, जो खाता नंबर है, उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या है, उसके बाद में न्यायालय है, किसके कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अगर यहाँ कोई मामला है तो यहाँ पर नायब तहसीलदार के कोर्ट में ये मामला दिया हुआ है, मंडल दिया हुआ है, जनपद दिया हुआ है, तहसील है, और पुराना वाद संख्या था और नया वाद संख्या दोनों इसमें दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो अधिनियम की धारा है वो यहाँ पर दी हुई है। कौन से नियम के तहत यहाँ पर कार्रवाई हो रही है वो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 के तहत यहाँ पर कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आवेदन पड़ा हुआ है, और यहाँ पर वादी का नाम दिया हुआ है, उसके बाद में प्रतिवादी का नाम दिया हुआ है, और ये वाद पंजीकरण यानी कि ये एप्लीकेशन देने की डेट भी लिखी हुई है कि इस डेट में ये दिया गया है, और इसका निस्तारण हुआ है या क्या हुआ है, जिस डेट को ये दी गई थी उसके बाद में कौन सी डेट पड़ी वो डेट है, उसमें इस पर क्या कार्रवाई हुई उसका विवरण यहाँ पर आप ये लाल वाले निशान पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक इसका ये मोड खुल जाता है कि यहाँ पर देखिए ये लखनऊ मंडल है, जनपद लखनऊ है, और उसके बाद में तहसील भी या लखनऊ है, सदर कह सकते हैं। नायब तहसीलदार के न्यायालय में ये वाद चल रहा था, वाद संख्या ये है, और कंप्यूटरीकृत वाद संख्या ये है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। वाद.nic पर भी जाकर के आप इसके द्वारा सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर फिर नाम पता दिया हुआ है, इसको भी मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये भी किसी का निजी मामला है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को आपत्ति हो। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आदेश, देखिए लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज ओपन होगा। फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर वही डिटेल दी हुई है कि भाई इस बात की क्या क्या डिटेल थी और कौन सी धारा थी। उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदेश दिनांक इतने 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 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक है आधार पर वादी के हक में पारित किया गया, यानी कि ये दाखिल खारिज का मामला था जिसमें आदेश की डेट लिखी हुई है और पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक यानी कि जिस डेट को रजिस्ट्री हुई थी वो डेट ये दी हुई है। उसके बाद में के आधार पर, उसके आधार पर वादी के हक में आदेश पारित किया गया। तो यानी कि ये आदेश की तिथि है और इस डेट को ये देख सकते हैं, ये 6/6/18 की डेट है और 21/6/18 को ये बैनामा हुआ था। 21/6/18 को इन्होंने रजिस्ट्री कराई है और उसके बाद में 6/6/18 को इन्होंने ये पंजीकृत किया है, एप्लीकेशन डाली है दाखिल खारिज के लिए, और उसके बाद में इसको उनके हक में यानी कि दाखिल खारिज कर दिया गया। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया तो दाखिल खारिज कर दिया गया। अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, अगर ये डेट पड़ी और आप अपने साक्ष्य पेश नहीं करते यानी कि रजिस्ट्री आप वहाँ पर दिखाते हैं नहीं है जाकर के अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को कि भाई ये हमने एप्लीकेशन तो आपने डाल दिया। एप्लीकेशन डालने के बाद में आपको तारीख पर जाना पड़ता है, आपको या आपके अधिवक्ता को जाना पड़ता है। अगर बड़ी रजिस्ट्री है तो आपको ओरिजिनल डीड वहाँ पर पेश करनी होती है। अगर छोटी होती है तो कभी कभार फोटोकॉपी से भी कर देते हैं, आपके अधिवक्ता करा लेते हैं। तो वो जब आप रजिस्ट्री दिखाएंगे तो दाखिल खारिज का आदेश आपके हक में होगा। तो उन्होंने रजिस्ट्री दिखाई है, उनके हक में ये आदेश हो गया है। तो ये हो गया मामला दाखिल खारिज वाला। अगर दाखिल खारिज कैंसिल हो जाता है, आप नहीं पेश करते हैं रजिस्ट्री या किन्हीं कारणवश आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो यहाँ पर दूसरा आदेश दर्ज होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं वापस चला जाता हूँ, यहाँ पर आप इसको बंद कर देंगे यहाँ से। फिर जो दूसरा आदेश आप देख सकते हैं, ये भी नायब तहसीलदार के न्यायालय में है और इसमें भी वही है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो ये वादी हैं और ये प्रतिवादी हैं। इसका विवरण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरीके की सारी डिटेल है। आदेश अगर आप देखेंगे तो आदेश पे जाने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है आदेश दिनांक इतने 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 को सूचना साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया गया, यानी कि आदेश का दिनांक ये दिया हुआ है, इस दिनांक को वो नहीं पहुँचे हैं, उन्होंने साक्ष्य नहीं पेश कर पाए हैं। वो अगर उनको वहाँ पर पेश होना था, जाना था और रजिस्ट्री दिखानी थी, तो या तो वो किन्हीं कारणवश नहीं पहुँच पाए हैं या वो गए हैं तो रजिस्ट्री लेकर के नहीं गए हैं, कुछ भी समस्या रही हो, तो उस वजह से साक्ष्य के अभाव में इसको निरस्त कर दिया गया। ये एप्लीकेशन उनकी कैंसिल हो गई। अब वो दोबारा जाकर के एप्लीकेशन डालेंगे, दोबारा से ये कार्रवाई करेंगे। अगर रजिस्ट्री सही होगी तो उनके नाम दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, अगर रजिस्ट्री वो पेश करते हैं और वो रजिस्ट्री सही पाई जाती है, रजिस्ट्री वो दिखाएंगे, फिर वो अपने रिकॉर्ड्स में जो IGRS के रिकॉर्ड्स में वो चेक करेंगे कि ये खरीद बिक्री सही स्टेट में हुई है या नहीं हुई है।
जो स्टाम्प इसमें नंबर दिख रहा है वो स्टाम्प वगैरह और सारी चीज़ें वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में लेखपाल की रिपोर्ट भी मांगते हैं, जो नोटिस वगैरह तामील कराया जाता है कि भाई किसी तरीके का कोई वहाँ पर अगर आपत्ति आई है तो वो भी चेक करेंगे। उसके बाद में वो दाखिल खारिज कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि धारा 143 अगर हुआ है तो उसका कैसे आप पाएंगे, और धारा 80 अगर हुआ है तो उसका आदेश आप कैसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीसरा जो मामला है, यहाँ पर तीसरा बात दर्ज है। ये उप जिला अधिकारी का न्यायालय है, यानी कि एसडीएम के कोर्ट में है। लखनऊ मंडल है, लखनऊ जिला है, तहसील भी लखनऊ है। ये पुराना वाद संख्या है और ये नया कंप्यूटरीकृत वाद संख्या है, यानी कि इन्होंने पहले ऑफलाइन एप्लीकेशन दिया होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के तहत यहाँ पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये वादी का है जिन्होंने नाम दिया हुआ, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को पेश किया था। उसके बाद में बनाम उत्तर प्रदेश सरकार होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, पंजीकरण की डेट लिखी हुई है और उसके बाद में ये निस्तारण की डेट लिखी हुई है। विवरण पर आप क्लिक करेंगे तो उसी तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या क्या डिटेल है। इनका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आपको आदेश देखना है, आदेश पे क्लिक करेंगे, फिर आदेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल दी हुई है कि ये न्यायालय उप जिला अधिकारी का है, मंडल लखनऊ है, तहसील लखनऊ है, जिला लखनऊ है, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या है, वाद संख्या है। उसके बाद में फिर वादी प्रतिवादी का नाम हुआ है, वादी में आपका जो किसान है जिन्होंने कराया है वो है। उसके बाद में बनाम सरकार होता है। राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत ये एप्लीकेशन थी। अंतिम आदेश इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये लास्ट निर्णय है। तो इसके पहले भी कई निर्णय उसमें दिए होंगे या आदेश हुआ होगा विजिट का और अधिकारियों से आख्या का, तो वो इसमें नहीं है, वो नहीं रखते हैं। वो अगर इसके पहले आप चेक करते तो वो आपको दिखाई पड़ जाता। तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है डिटेल की प्रस्तुतवाद कार्रवाई किसान फला फला निवासी फला फला जगह, और ये सारी डिटेल दी हुई है कि इन्होंने धारा 80 के तहत 2006 राजस्व संहिता के अंतर्गत ये आकर्षक करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। इसको मैं थोड़ा ब्लर करके रख रहा हूँ क्योंकि ये किसी की पर्सनल डिटेल्स है। मैं फिर बता रहा हूँ तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं है, तो मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ पूरा। तो यहाँ पर जो नियम शर्तें होती हैं वो सारी दी हुई हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फीस लगी है उसका भी यहाँ पर ट्रेजरी चालान के माध्यम से उन्होंने भरा है। फीस का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। और उसके बाद में तहसीलदार सदर लखनऊ की आख्या दिनांक इतने इतने संतुष्ट होने के पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर का नियम अनुसार नोटिस जारी की गई, यानी कि वहाँ पर नोटिस जारी की गई। उसके बाद में सारे लोगों के बयान हुए कि कौन कौन से यहाँ पर खातेदार हैं, आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ से सम्मिलित एप्लीकेशन है या आपकी है, आप लोग अपना पूरा रकबा कराना चाहते हैं। उसके बाद में जो अधिकारी मौके पर मौका मुआयना करते हैं, तहसीलदार या नायब तहसीलदार जा कर के देखते हैं कि आपने जो जो कारण बताए हैं आकर्षक कराने के लिए वो कारण सही है या नहीं सही है। उसके बाद में ये देखिए आदेश लास्ट में लिखा हुआ है, अंतिम आदेश है। उसमें फिर ये दिया जाता है कि फला फला व्यक्ति जो जो उसमें थे शामिल एप्लीकेशन में, जिन आकर्षक कराने के लिए दिया हुआ है आवेदन, उन सारे लोगों का नाम है। उसके बाद में जो ज़मीन की डिटेल है, खसरा संख्या, गाटा संख्या, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसको यहाँ पर आदेश किया जाता है कि इस ज़मीन का धारा 80 किया जाए, और धारा 80 करने के बाद में आप यहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं। या फिर से ऊपर वाली चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये काम आपको नहीं करने हैं, इसके लिए आपने दिया था, तो आप कृषि से संबंधित कोई कार्य वहाँ नहीं करेंगे। अब अगर आप कृषि से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो ये आदेश निरस्त कर दिया जाएगा और आपका जो फीस जमा किया गया था वो भी वापस नहीं होगा। और आगे और बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप निकालेंगे तो देख लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, या आप मेरे चैनल पर पहले भी विजिट कर चुके हैं और देखते रहते हैं मेरे चैनल, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए या कोई आपके सवाल है तो आप मुझे फ़ोन पर या मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और आप सभी के कमेंट्स का मैं हमेशा जवाब देता हूं, सभी का रिप्लाई करता हूं। लेकिन अब से मैंने निर्णय किया है कि मैं रिप्लाई उन्हीं लोगों के उनके कमेंट्स का करूंगा जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे। जो मेरे साथ होगा मैं उसके साथ रहूंगा। तो आप लोग
कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। उसके बाद में आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। मेरे पूरे चैनल पर कोई भी सिंगल एक ऐसा कमेंट नहीं होगा या कोई भी सिंगल ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया है या उसके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है, और वो भी लेट नहीं होता है। विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर मैं जवाब दे देता हूँ। अब रात को अगर मान लीजिए आपने 3 बजे कमेंट कर दिया है तो मैं सो रहा होऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही मैं जवाब दे देता हूँ। तो अगर आपकी कोई समस्या है किसी भी तरीके की तो आप मुझसे बता सकते हैं और मुझसे सहायता ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री हैं, मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ। कई लोगों का मैंने काम किया है, आप कमेंट्स में जा कर के पढ़ सकते हैं। सभी लोगों ने और कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने कह लीजिए या कुछ लोगों ने मुझे ऑफ़र भी किया कि भाई आप काम कर रहे हैं, आपकी जो फीस हो या आप जो चाहें तो मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने किसी से कोई आज तक पैसा नहीं लिया है और ना लेने की अभी कोई इच्छा है, ना चाहता हूँ। बस आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपका सोशल मीडिया का माध्यम है, उससे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके, इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।